था कि आज हमारी जो ख़ास चर्चा होगी वो वक्फ बोर्ड कानून में जो संशोधन की चर्चा है उस पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उस पर जो राजनीति भी हो रही है। ये तमाम प्रतिक्रियाएं हमने सुनी हैं, देखी हैं, लेकिन उसकी हकीकत क्या है और क्या वक्फ बोर्ड जो है उसके ऊपर कई तरह के आरोप हैं जिसके खिलाफ अब अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। इसी पर आज की खास चर्चा होगी। तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ क्या सूफी काउंसिल है, क्योंकि उसका बयान ऐसा आया है। दरअसल वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की खबर के बीच सियासी बयान तो तेज हुआ ही है। तमाम राजनीतिक दल, राजनेता जो हैं वो बयान दे रहे हैं, लगातार उनकी तरफ से राजनीतिक बयान आ रहे हैं वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की खबर के बीच। लेकिन सूफी काउंसिल ने सरकार के कदम का स्वागत किया है कि हाँ, ये संशोधन इस तरह के होने चाहिए। अजमेर के ऑल इंडिया सूफी सजादा नशीं काउंसिल का मानना है कि इससे वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार खत्म होंगे और यही कहते हुए उन्होंने स्वागत किया है। नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा है कि यह समय की मांग है कि वक्फ एक्ट में संशोधन किया जाए, यानी वो इसे जरूरी मानते हैं। काउंसिल ने सभी दलों से अपील भी की है कि राजनीति करने के बजाय मुस्लिम हितों का भी ध्यान रखें और यह संशोधन हो जाने दें, क्योंकि ये जरूरी है। साथ ही काउंसिल ने आरोप लगाया है कि वक्फ की संपत्ति का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। और ये बेजा इस्तेमाल कर कौन रहे हैं? जो इस बोर्ड में बैठे हुए लोग हैं। वक्फ बोर्ड के इनकम का पैसा गरीबों पर खर्च होना चाहिए, ये काउंसिल ने कहा है, जो कि हो नहीं रहा, लेकिन होना चाहिए। वक्फ यानी खुदा के नाम अर्पित वस्तु, जिसे परोपकार में लगाया जाता है, ये इसका असली मीनिंग होता है, असली अर्थ होता है, जो कि इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट है। ये अलग बात है कि वक्फ बोर्ड कुछ अलग कारणों से ही चर्चा में है। इसका थोड़ा सा इतिहास, बैकग्राउंड देखिए तो 1954 में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने वक्फ एक्ट पास किया था और उसका मकसद था कि विभाजन के बाद शरणार्थियों के सामने जो मुश्किलें आई थी उस समय में, उनकी मुश्किलों को आसान करना, उनकी मुश्किल समस्याओं को देखना। लेकिन फिर इसमें 1995 में कांग्रेस की सरकार ने इसे जमीन अधिग्रहण करने की असीम शक्ति दे दी। और इतना ही नहीं, हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दे दी। पहले देश में सिर्फ एक वक्फ बोर्ड था और उससे आगे भी साल 2013 में जब मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार थी तो उसने तो और भी एक कदम आगे जाकर वक्फ बोर्ड की सत्ता को निरंकुश बना दिया। उनको इसके लिए अधिकार सौंप दिया साल 2013 में, और ऐसा अधिकार सौंपा जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट भी दखल नहीं दे सकता। और उससे भी आगे कांग्रेस सरकार ने मार्च 2014 में जाने से पहले दिल्ली में 123 प्रमुख संपत्तियां वक्फ बोर्ड को उपहार के तौर पर सौंप दिया। दिल्ली में, राजधानी दिल्ली की बात हो रही है। कांग्रेस सरकार से मिली असीमित शक्तियों के कारण वक्फ बोर्ड जल्द ही देश का तीसरा सबसे बड़ा रियल एस्टेट बन गया, सेना और रेलवे के बाद। आम लोगों का आरोप है कि वक्फ बोर्ड भूमाफिया की तरह व्यवहार करने लगा है। और आज के दौर की अगर बात कीजिए तो 60,000 से भी ज्यादा मुकदमे वक्फ ट्रिब्यूनल के पास हैं। 60,000 से भी ज्यादा मुकदमे, और ज्यादातर आम लोगों की तकलीफें हैं ये। और ये कोई एक समुदाय की बात नहीं है। वक्फ बोर्ड पर जमीन हड़पने का आरोप तो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने लगाया है। जहां लोगों की जमीन को वक्फ ने जबरन कब्जा लिया है। और जैसा कि हमने बताया था कि भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ी जमीन का मालिक आज की तारीख में वक्फ बोर्ड ही है, जिसके पास 9 लाख एकड़ जमीन है। कल्पना कीजिए 9 लाख एकड़ जमीन की। और कुछ हम आपको उदाहरण बताते हैं। तमिलनाडु के एक गांव की तो पूरी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया कि ये पूरा गांव, पूरी जमीन हमारी है। जबकि ये गांव की हकीकत क्या है? 1,500 साल पुराना वहां पर मंदिर है, उस पर भी वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया।
हरियाणा का भी एक उदाहरण लीजिए, जठलाना गांव में गुरुद्वारे की जमीन को वक्फ ने हथिया लिया, जबकि हकीकत क्या है कि इस गांव में ना तो मुस्लिम हैं और ना ही मस्जिद का कोई इतिहास है, फिर भी वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई वो। पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे, जो ये संशोधन की चर्चा है, इसको मुसलमानों के साथ भेदभाव बता दिया। कहा नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए संशोधन, और कहा है कि कोई भी बदलाव कबूल नहीं होगा उनको। लेकिन कुछ बड़े सवाल हैं कि कुछ मौलाना और प्रभावशाली मुस्लिम तबके को छोड़कर इस वक्फ बोर्ड ने, ये तमाम जो बोर्ड हैं, इसने क्या कभी किसी गरीब मुसलमान के हित में कोई काम किया है क्या? इसका जवाब है कि नहीं किया है। तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में कानून में संशोधन की जो चर्चा है, तो इसका क्यों विरोध हो रहा है? विरोध के पीछे मकसद क्या है? राजनीतिक बयानबाजी तो हो ही रही है, और भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, जो यहीं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में बातें रखते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ में अरशद फरीदी, जो सदस्य हैं सजादा नशीन काउंसिल के, जिनकी हम अभी बात कर भी रहे थे, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आगे चल करके। वो उनसे भी उनका जो पक्ष है, उन्होंने जो संशोधन का समर्थन किया, उस पर उनसे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं, और विनोद मिश्र जी हमारे सलाहकार संपादक तो स्टूडियो में हैं ही। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में आपका। जी नमस्कार। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ विनोद जी के जरिए। विनोद जी, जो अभी हमने अपनी रिपोर्ट में सारी बातें बताई कि क्या इतिहास रहा है वक्फ बोर्ड के गठन का, फिर उनको जो असीमित शक्तियां दी गई, फिर जिस तरह से उन्होंने 9 लाख एकड़ ज़मीन जो है आज की तारीख में वक्फ बोर्ड के पास है, और जो हमने अपनी रिपोर्ट में बताई कि भाई सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ी ज़मीन का मालिक है। लेकिन अब अगर इसमें संशोधन हो रहा है तो क्यों कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है विनोद जी? लाल जी, जब हम लोग पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में एपीजमेंट सुनते हैं तो ये लगता रहता है कि ये एक तरह का आरोप है जी। लेकिन जब आप ये अभी अपनी रिपोर्ट बता रहे थे तो मुझे ये सुन के लगा कि ये एपीजमेंट की एक पराकाष्ठा है। ये इसलिए कि आज जब ये सूफी काउंसिल जो है वो मंत्री से भी मिले हैं, माइनॉरिटी के मंत्री जो हैं किरेन रिजिजू से भी मिले हैं, और उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जो हमने सुना है, तो उनका कहना था कि दरगाहों की जो समिति है उसका एक अलग फंक्शनिंग है, एक अलग सब कुछ उसका विधान है जी। आज उनकी लड़ाई वक्फ से इसलिए है कि उनका मानना है कि उनकी बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो इस विवाद में हैं कि वो वक्फ की संपत्ति बन गई है। तो उनका ये है कि ये वक्फ है कौन, और ये जरूरी सवाल है इस देश में ये पूछना कि ये वक्फ कौन है। संविधान में तो कहीं वक्फ की चर्चा नहीं है, संविधान में इस तरह के कहीं कुछ बातें तो आज तक कहीं कही नहीं गई थी कि वक्फ का एक ऐसा बोर्ड होगा जो इस तरह के कानून बना के और इस तरह की प्रक्रिया में लाया जाएगा, ऐसी तो कोई चर्चा नहीं है। तो फिर ये वक्फ आया कहाँ से? तो सीधे सीधे सवाल ये पूछा जाना चाहिए, इसकी पराकाष्ठा आप तब देखिए कि पिछले साल कर्नाटक के चुनाव के नतीजे के बाद जब कांग्रेस की सरकार वहाँ बनने वाली थी, तो कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने ये शर्त रखी कि उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुस्लिम होना चाहिए, और यह कह के वक्फ ने एक तरह से कांग्रेस की और वहाँ एक पॉलिटिकल इशू में एक बड़ा इशू चर्चा का बनाया कि क्योंकि इसमें वक्फ की अपनी एक भागीदारी उसने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मांग ली जी। अब सवाल ये है, जब आप अपने विवाद में देखते हैं कि इसकी नियति देखिए कि जब आज एक तमिलनाडु का एक गरीब किसान जब जमीन बेचने के लिए जाता है, त्रिचरापल्ली का गांव है, वो जमीन बेचने के लिए वो जाता है, तब जाकर इस मामले का तब ये जाके मामला खुलता है कि उससे कलेक्टर के तरफ से परमिशन नहीं मिलती है क्योंकि वो वक्फ ने पहले से उस गांव पे अपना दावा ठोक दिया है। तो क्या यह देश को आप एक लोकतंत्र संवैधानिक सत्ता से चलने वाला ये लोकतंत्र जो है उसमें एक स्टेट विद इन स्टेट के रूप में वक्फ एक जमीन पे कहीं जहां भी उंगली रख दे उसकी जमीन हो जाती है, उसके लिए कहीं सुनवाई नहीं है, उसकी सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल जो है वही उसकी सुनवाई उसमें हो सकती है। तो 60,000 से ज्यादा इसमें केसेज है जिसकी सुनवाई वही लोग करेंगे जी।
और उस सुनवाई में आप ये बताइए, जो बता रहे हैं मदरसा, ये सारे जो सूफी काउंसिल है, कि उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं है, उसमें बहुत सारे मुसलमान भी हैं, गरीब मुसलमान भी हैं, जिनके जमीन को भी वक्फ ने हथियाया है। तो आखिर ये असीमित पावर जो उनको दिया गया 96 में, 2006-13 में, ये इसको एपीजमेंट देश न माने तो क्या माने? बिल्कुल। और फिर वो सवाल ये भी कि ये जो वक्फ का इतना पावर है और स्टेट विद इन स्टेट बनाने की कोशिश हुई है, ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये जो बोर्ड में बैठे हुए लोग हैं, ये है कौन जी, और उनको, उन गरीब मुसलमानों को बेसहारा के लिए जो ये दान में दिया गया संपत्ति है, उनका कस्टोडियन देने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल। मैं सवालों को लेकर के राहुल जी के पास भी चलूंगा, लेकिन पहले ज़रा हम आपको बताते हैं कि मतलब लोग समझ भी रहे हैं कि हाँ, इसकी ज़रूरत है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जो नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार का विधेयक है, उसके संशोधन का अखिल भारतीय सूफी कौंसिल ने, सजादा नशीन कौंसिल ने इसका स्वागत किया है। नई दिल्ली के इस्लामिक कल्चर सेंटर में हुई प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय सूफी सजादा नशीन कौंसिल के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती और कौंसिल के सदस्य मौजूद रहे और कौंसिल के अध्यक्ष ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता पर जोर दिया। साथ ही कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का मसौदा पारदर्शी और सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार में भी वक्फ अधिनियम में संशोधन हुए हैं, इसीलिए संशोधन के नाम पर देश के मुसलमानों को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड एक डिक्टेटर बन चुका है, किसी की नहीं सुनता है। कोई बेचारा गलती से अगर वक्फ करके बैठा अपनी प्रॉपर्टी को, तो उसको एक नौकर बना दिया गया, उसको बरसों अपने वक्फ बोर्ड के ऑफिस के बाद चक्कर खिलाए जाते हैं, उनको तरह तरह की फॉर्मेलिटी में उलझा के रख दिया जाता है, मतलब वो अपने ही घर में बेगाने हो जाते हैं। तो हमारा मानना ये, हमारी एक मोस्ट अवेटेड डिमांड थी। हम हुकूमत जो वक्फ अमेंडमेंट बिल ला रही है, हम उसका वेलकम करते हैं। तमाम दरगाहें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ आर बिलोंग टू द दरगाह, और हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वक्फ के। दरगाहें विक्टिम है एक तरह से इस वक्फ एक्ट के जो हमें परेशानियां उठानी पड़ी हैं। तो मेरा मानना ये है, वक्फ एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए। हम सरकार से डिमांड करते हैं, और जो लोग बिना वक्फ अमेंडमेंट बिल को पढ़े कौम को मिसलीड कर रहे हैं, उनको अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए, एक जिम्मेदारी को समझना चाहिए, सरकार का सहयोग करें, अच्छी चर्चा करके एक अच्छा बिल लाइए। मुसलमानों के हितों से जुड़ा हुआ मामला, प्लीज़ इस पर राजनीति ना करें। और इस मामले पर क्या कुछ इमाम ने कहा है, ज़रा उनको भी सुन लेते हैं, क्योंकि ये अच्छी बात है कि लोग समझ रहे हैं और समर्थन भी कर रहे हैं। अमेंडमेंट एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। वक्फ की जो मर्यादा है, उसमें किसी तरह से भी उसको कोई नुकसान न पहुंचे, इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। तो संशोधन का समर्थन भी हो रहा है और संशोधन पर चर्चा करने के लिए भी लोग तैयार हैं, अच्छी बात है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी और साथ में राहुल लाल जी भी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बातें रखते हैं। राहुल लाल जी, सबसे पहली बात ज़रा मैं ये समझना चाहता हूँ कि देखिए, उस समय वक्फ बोर्ड का गठन किया पंडित नेहरू ने, वक्फ बोर्ड की पंडित नेहरू की सरकार ने गठन किया, ठीक है। उसके बाद जो संशोधन 1995 में आए, उसके बाद जो फिर 2013 में संशोधन आए और उसके बाद 2014 में जो 123 संपत्तियां दी गईं, ये बताइए कि क्या कोई और ऐसी संस्था का आप नाम ले सकते हैं राहुल लाल जी, जिसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती और वहां पर भी वो सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता? ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई बोर्ड आपके नॉलेज में वक्फ बोर्ड के अलावा है क्या? लालचंद जी, बिल्कुल इसके अलावा कोई संस्था तो हमारे ध्यान में बिल्कुल नहीं आ रहा जो आपने सवाल पूछा है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर उस प्रकार के संशोधन क्यों किए गए। मैं फिलहाल यहां पर रोकना चाहूंगा क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज जो है वो पेरिस ओलंपिक से नीरज चोपड़ा ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नीरज ने 89.34 मीटर थ्रो के साथ ये क्वालिफाई किया है पहले ही प्रयास में। नीरज चोपड़ा का ओलंपिक में ये शानदार प्रदर्शन, पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने ये शानदार प्रदर्शन किया है।
और ये इस समय का ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि नीरज से जैसी उम्मीद थी, नीरज ने पहले ही प्रयास में ये क्वालिफाई कर लिया है। तो अब भारत को जो पदक की उम्मीद है वो वहां से भी बिल्कुल हो गई है। नीरज चोपड़ा ने जब फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है पेरिस ओलंपिक में। इस समय का ये ब्रेकिंग न्यूज, नीरज ने दरअसल 89.34 मीटर थ्रो किया और इसी थ्रो के साथ नीरज ने ये क्वालिफाई भी कर लिया है फाइनल के लिए। ये नीरज का पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि नीरज चोपड़ा जो है वो एथलीट हैं जिन्होंने पहले भी गोल्ड मेडल दिलाया है। नीरज ने इस बार भी पहले ही प्रयास में ये क्वालिफाई कर लिया है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो नीरज चोपड़ा से पूरे देश को पदक की उम्मीद भी है। तो ओलंपिक में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है इस थ्रो में और 89.34 मीटर का थ्रो। नीरज का पेरिस ओलंपिक में यह शानदार प्रदर्शन, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है वो वहां पर और पदक की उम्मीद में है और इस उम्मीद में नीरज चोपड़ा पर सभी की नजरें टिकी हैं जैवलिन थ्रो में। तो जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने फाइनल के लिए जगह बना ली है, यानी जो करोड़ों लोगों की उम्मीद है उस उम्मीद को पूरी करने की तरफ नीरज चोपड़ा ने एक कदम और बढ़ा दिया है जब उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया जैवलिन थ्रो में। शानदार प्रदर्शन करते हुए नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में ये सफलता पाई है। अब आगे चल करके जब वो फाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं तो फाइनल में उनका मुकाबला होगा और ये उम्मीद की जा रही है कि जब वो फाइनल में मुकाबला खेलेंगे, क्योंकि अब वो क्वालिफाई कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि करोड़ों लोगों को ये उम्मीद है कि फाइनल में खेलेंगे तो भारत के लिए पदक भी लेकर आएंगे। तो नीरज का ये पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन हुआ है और इस प्रदर्शन के जरिए नीरज चोपड़ा ने जो उनसे पदक की उम्मीद है उस उम्मीद को उन्होंने और ज्यादा बल दिया है अपने इस प्रदर्शन से फाइनल के लिए क्वालिफाई करके। नीरज चोपड़ा पहले भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिला चुके हैं, जैसा कि हम जानते हैं। इस बार भी उनसे पदक की उम्मीद है और करोड़ों लोगों को, करोड़ों भारतवासियों को उनसे उम्मीद है। नीरज चोपड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नीरज चोपड़ा से मुलाकात कर चुके हैं, उनसे उनकी तारीफ प्रधानमंत्री कर चुके हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ इस समय का पेरिस ओलंपिक से। तो सभी की नजरें हैं कि जरूर पदक तो मिलेगा और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। जाहिर सी बात है कि सभी की उम्मीदें हैं, अच्छी खबर है। इससे पहले जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि वक्फ बोर्ड कानून में जो संशोधन का प्रस्ताव है उसकी जो चर्चा है उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है और क्या पक्ष है। अलग अलग लोगों का राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो हैं ही, साथ ही कुछ लोग जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं वो स्वागत भी कर रहे हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं, राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और साथ में हमारे साथ अतीकुर रहमान जी इस्लामिक स्कॉलर। बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम, ज़बरदस्त खैर मकदम अतीकुर रहमान साहब आपका इस चर्चा में। मैं राहुल जी की बात को पहले पूरा करता हूँ, राहुल जी से बात पूरी करवाता हूँ, उसके बाद फिर आपके पास आता हूँ अतीकुर रहमान साहब। राहुल लाल जी, मैंने ये पूछा था और आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा कोई और बोर्ड तो नज़र में है नहीं भाई जिसके पास इतनी शक्तियां हों कि उनको सुप्रीम कोर्ट भी उनकी शक्तियों में दखल नहीं दे सकता। अब सवाल ये उठता है कि ये सब करने की ज़रूरत पहले की सरकारों को क्यों पड़ी, राहुल लाल जी? बिल्कुल लालचंद जी, मैं उसी उत्तर के तरफ ही आ रहा था। देखिए, हम लोगों का जो देश है वो विविधता में एकता का देश है। अच्छी बात है। और अगर हम लोग भारतीय संविधान को देखें तो यहाँ पे प्रत्येक समुदाय के लोगों को अपने अपने ढंग से अपने अपने धार्मिक रीति रिवाज उसको निभाने के लिए, अपने धार्मिक चीजों को करने के लिए पूरी आजादी है। बेशक हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 है, तो एक तो ये उनके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है सीधा सीधा, तो उस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को अक्षुण्ण रखने के लिए। और दूसरा चीज कि देखिए, इसको अपीजमेंट नहीं कहा जाना चाहिए। जो लोग इसे अपीजमेंट कह रहे हैं वो आप इसको कुछ और दूसरा नाम दे दीजिए राहुल लाल जी।
आप इसको कोई और दूसरा नाम दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इस तरह का कोई और बोर्ड हो तो बता दीजिए। और दूसरी बात, आपने कहा कि आज़ादी है, हाँ बिल्कुल है, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसी तरह का बोर्ड किसी और समुदाय के लिए भी हो तो उसका उदाहरण दे दीजिए कि हाँ उनको भी आज़ादी है, उनके लिए भी इस तरह का बोर्ड है, बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस समुदाय के लोगों ने मांग की, दिया गया, दूसरे समुदाय के लोग भी मांग करते तो उनको भी प्राप्त होता। देखिए चीज क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 उसको ध्यान रखना चाहिए, जो कि अल्पसंख्यकों के लिए बड़ी अति विशिष्ट जो है कि अधिकार प्रदान करता है हमारे यहाँ पे, कि अल्पसंख्यक हमारे यहाँ पे रहे और उनको कहीं से किसी प्रकार का कोई उनको परेशानी ना हो, तो उनको अपने संगठन बनाने के अधिकार है, तमाम तरह की चीजें हैं। एक व्यक्ति जो कि अल्लाह के नाम पे किसी चीज को दान करता है तो फिर उसके बाद वो पूरा एक्टिविटी किस प्रकार से कंट्रोल में हो। आपको तमिलनाडु और हरियाणा वाली घटना की जानकारी तो होगी राहुल लाल जी। तमिलनाडु में जो वो एक गांव का जो मामला आया है सामने, और हरियाणा में गुरुद्वारे का मामला सामने आया है, बल्कि बात तो यहां तक कही जा रही है कि ताजमहल को भी वक्फ संपत्ति घोषित करने की मांग हो चुकी है, याचिका आ चुकी है। राहुल लाल जी, लालचंद जी, बस हमारे खाली वाक्य को पूरा हो जाने दीजिए। बिल्कुल, जो सारे मामले जो आपने बताए सबके सब मेरे संज्ञान में है, मैं बिल्कुल संज्ञान में है सर। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए जो उस समय उसमें जो 2013 में शक्तियां दी गई, तो उनके ऊपर कोई राज्य सरकार के हस्तक्षेप ना हो, केंद्र सरकार के हस्तक्षेप ना हो वक्त के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का भी जोड़ दीजिए ना कि सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप ना हो, दखल ना हो। मैं सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट उसी लाइन पे आ रहा हूँ कि वो न्यायिक हस्तक्षेपों से भी मुक्त हो, और जो समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग, तो वो उसको अपने ढंग से उसको रेगुलेट करें। वो उस धर्म के लोगों का आंतरिक मामला है। और ये प्रावधान में जो राहुल जी, वो प्रावधान में जो है कि जहां पर उंगली रख दी वो जमीन हमारी। अब जो है, अगर मान लीजिए राहुल लाल जी के फ्लैट पर जाकर या घर पर उंगली रख दी तो वो जमीन वक्फ की। अब राहुल लाल जी सिद्ध करते रहे, प्रमाणित करते रहे कि नहीं नहीं ये तो हमारा, ये वक्फ का नहीं है। ये जिम्मेदारी राहुल जी की होगी, और सुप्रीम कोर्ट भी दखल नहीं दे सकता, सुनवाई भी वक्फ बोर्ड ही करेगा, ट्रिब्यूनल उसका। लालचंद जी, एक चीज मैं कह रहा हूं, अगर ये सरकार, केंद्र सरकार को लग रहा था कि इतना महत्वपूर्ण मामला है तो सत्ता में तो 2024 में तो आए नहीं। आपके हिसाब से मामला महत्वपूर्ण है कि नहीं, ये बताइए ना। नहीं, मैं एक उसी को तुरंत से पूरा कर दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि देखिए किसी भी चीज में संशोधन अगर होता है तो होना चाहिए, लेकिन इस सरकार की नीति और नियत, वो तो संशोधन की जो मूल भावना है कि उसके जो अक्षुण्ण में रखा जाए वक्त के संपत्तियों को, वो इन सरकार की भावना नहीं है, इनकी नियत में नहीं है। अच्छा, अब भावना पर आप जो है, मतलब आप परख रहे हैं भावना, ठीक है। संशोधन के जो क्लाउज होंगे, संशोधन के जो प्रावधान होंगे, उसको परखने के बजाय भावना परखेंगे क्या राहुल लाल जी? आता हूं आपके पास, आता हूं लौट कर आता हूं। अतिकुर रहमान जी को मुझे शामिल करने दीजिए। अतिकुर रहमान साहब, जो संशोधन की चर्चा है, उस संशोधन को आप किस तरह से देखते हैं? इस्लामिक स्टडीज के स्कॉलर होने के नाते वो संशोधन जरूरी है, क्योंकि कई तरह की ऐसी आवाजें उठ रही हैं अंदर से भी कि हां ये संशोधन तो होने चाहिए। लालचंद जी, जो अमेंडमेंट लाने की बात हो रही है जी, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा ब्रिज जो मुस्लिम कम्युनिटी और मोदी सरकार के बीच में अब तक के हमने पाया है, इसको पूरा करने में कामयाब हो सकता है। बहुत अच्छी मोदी सरकार पहल कर सकती है मुसलमानों को ये साबित करने के लिए कि किस तरह से सीरियसली मुस्लिम इश्यूज को उठाया जा सकता है। ठीक है, मैं आपको साफ तौर पे बताना चाह रहा हूं कि अब तक के मैंने वक्फ बोर्ड्स को जो स्टडी किया है, सर से पैर तक के करप्शन में डूबे हुए बोर्ड्स हैं ये। इस तरह के कई मामले हैं। सही बात। भी इनको ये नहीं किया जा सकता, कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई भी धर्म का मादा है, ठीक, कोई मजहब का मादा वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तक के 1930 से लेके अब तक के 2 डजन इसमें अमेंडमेंट हुए जी लालचंद जी, और 2 डजन अमेंडमेंट के अंदर हर अमेंडमेंट में सरकार का कंट्रोल इसके ऊपर बड़ा है। मुस्लिम कम्युनिटी को एस सच इससे फायदा कभी भी नहीं पहुंचा है। अगर फायदा पहुंचा है तो इसके चेयरमैन ने फायदा उठाया है, इसके मेंबर्स ने फायदा उठाया है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फायदा, कुछ ठीक है। मुझे एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं अतिकुर रहमान साहब, आपने बहुत दुरुस्त बात कही कि देखिए इस तरह की चीजें हैं, संशोधन जरूरी हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि जो लोग कुछ सियासतदान कुछ सियासी बयान दे रहे हैं इसके खिलाफ में, और ये बता रहे हैं
कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, ये तो मुसलमानों के ऊपर हमला है, वो जो ये बातें कह रहे हैं वो सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और जो एक वर्चस्व है कुछ लोगों का, उस वर्चस्व को बनाए रखने में मदद करना चाहते हैं वो लोग। अतीकुर रहमान साहब, लालचंद जी, दो पहलू मैं देख रहा हूं इसके अंदर, और मैंने भी काफी जो बयान सुने हैं उनको अपोज किया है। दो पहलू इसके हो सकते हैं। पहला तो ये कि अगर मैं अपोज कर रहा हूं अमेंडमेंट्स को, अगर अमेंडमेंट्स पॉजिटिवली लाए जा रहे हैं और फिर भी मैं मुखालफत कर रहा हूं, तो यकीनन मैंने कहीं ना कहीं करप्शन में इसका भागीदार रहा हूं। दूसरा क्योंकि मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में मुसलमानों के प्रति जो व्यवहार रखा, जो इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर जो प्रधानमंत्री ने अल्फाज इस्तेमाल किए, और जो आए दिनों हम डिबेट्स के ऊपर जाते हैं और आरएसएस के आइडियोलॉग्स और बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि भाई ये वक्फ बोर्ड का रहना ही गलत है। कहीं हम ये पाते हैं कि अगर अमेंडमेंट्स इस नीयत से लाई जा रही है कि और ज्यादा इसके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल हो, और जिस तरह से अभी राहुल जी कह रहे थे कि जब मैं एज अ मुस्लिम इस सारी संपत्ति डोनेट कर रहा हूं ताकि अल्लाह के नाम पर मुस्लिम कौम का कुछ भला हो सके, ठीक है, होता है, ठीक होता है, सिर्फ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और जो उसके मेंबर्स हैं उन्हीं का भला होता है। तो आखिर ये वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट्स की जरूरत अभी तक के क्यों नहीं पेश आई? बिल्कुल, क्यों नहीं